Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 3, the pair of linear equations in two variables. As we have already completed the three methods to find out the solutions of a pair of linear equation in two variable. Number 1, substitution. Number 2, elimination. And number 3, cross multiplication method. And now today we are starting very important topic. बहुत ज़्यादा important topic होगा इस बार हमारा, and that is word problems. कोई word problem जो होगा वो हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन होता है, लैंग्वेज से हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है और फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है. सॉल्यूशन के तो हमने तीन तरीके पढ़ लिए, लेकिन इक्वेशन बनेगी तो सॉल्यूशन आएगा ना. सो इक्वेशन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से समझना. आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे. नंबर 1, जो हमारा एक फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड होगा. नंबर 2, जो हमारा फ्रैक्शनल जो नंबर होते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होगा. और नंबर 3 होगा हमारा 2 डिजिट वाले जो नंबर है उनसे रिलेटेड. तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज से रिलेटेड. सो जैसे इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम है. जैसे हमारे पास में लाइक सपोज वी हैव अ लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी है हमारे पास और लाइब्रेरी के अंदर एक होता है एडमिशन चार्ज. उसके बाद होगा कि बुक कोई अगर लेगा उससे तो उसको रखने के कुछ दिनों के उसके पास में पढ़ने के हिसाब से कुछ अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा. सो 2 तरह के चार्जेस हमें लाइब्रेरी में गिवन है. फर्स्ट इज द फिक्स चार्ज जो कि एडमिशन के टाइम पर वहाँ देना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा. और दूसरा, अगर कोई वहाँ से बुक इशू करवाता है तो हर दिन वहाँ एक फिक्स चार्ज उसको सबमिट करना पड़ेगा. ओके, तो लाइक सपोज कि हमारा स्टूडेंट नंबर जो जैसे ए स्टूडेंट है, पहला जो स्टूडेंट है, ओके, उसने टोटल मिलाकर 10 डेज के लिए एक बुक अपने पास रखी और उसको टोटल जो अमाउंट जमा कराना पड़ा वो है 130 रुपीज़. ठीक है. फिर दूसरा स्टूडेंट है कोई बी स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट ने एक बुक अपने पास रखी थी 15 डेज के लिए. तो उसने 15 डेज के लिए एक बुक अपने पास रखी और उसको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ा वो है 145 रुपीज़. तो बताओ कि एडमिशन का चार्ज उस लाइब्रेरी के अंदर कितने रुपए है और हर दिन बुक इशू करवाने के बाद हर दिन का जो बुक का चार्ज है वो कितना ले रहे हैं. तो यहाँ पर हमें 2 चार्जेस गिवन है. हमें तो फिलहाल एक भी चार्ज का वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम जो अननोन चीज़ होगी उसे कुछ वेरिएबल दे देंगे जैसे x और y. मैथमेटिक्स में यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल किस काम आते हैं? जो चीज़ अननोन होती है, जिस चीज़ को हमें पता नहीं होता उसे ही तो हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे हमें किसी की एज नहीं पता, मान लेंगे कि उसकी एज x है, खत्म, पता चल गया अपने आप. मान लो कि इस क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठे हुए हैं नहीं पता, मान लो कि वो x है, y है, z है, p है, q है. तो जो चीज़ हमें अननोन होगी उसको मैं वेरिएबल दे दूंगा और बाद में वेरिएबल के बेस पर जो मेरी इक्वेशन तैयार होगी उसको मैं सॉल्व करके उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. लेकिन पहले तो मुझे वेरिएबल देना होगा ना. सो हम यहाँ पर जैसे लेट करेंगे, लेट एडमिशन चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़. सो एडमिशन चार्ज को हमने कितने रुपीज़ मान लिए? x रुपीज़. ओके, एंड चार्ज फॉर ईच डे, हर दिन का जो चार्ज एक बुक के लिए डिसाइड किया उसे हम कितना रुपए मान लेंगे? y रुपीज़.
कि भाई एडमिशन लेते टाइम पर एक्स रुपीज़ उसका एडमिशन फीस लगता है लाइब्रेरी का, और उसके बाद अगर कोई बुक इशू करवा लेता है तो उस बुक को हर दिन रखने का कितने रुपए लगेगा, वाई रुपीज़, वो भी कितना है पर डे, एक दिन के वाई रुपीज़ माने हैं हमने। ठीक है, अब हम यहाँ से इक्वेशन तैयार करते हैं। कैसे तैयार करेंगे, जैसे पहले हमें ए स्टूडेंट के लिए गिवन है कि उसने जो बुक रखी थी ना वो 10 दिन के लिए रखी थी, 10 डेज के लिए रखी थी। तो 10 डेज के लिए अगर उसने बुक रखी थी तो सबसे पहले उसने अपना एडमिशन का चार्ज दिया होगा। एडमिशन लेते टाइम पर उसने एक्स रुपीज़ सबमिट करवाए, प्लस हर दिन का अगर वाई रुपीज़ का चार्ज लगता है तो 10 दिन इसने अपने बुक अपने पास रखी, तो 10 दिन अगर बुक इसने रखी तो 10 दिन का चार्ज हो जाएगा 10 वाई। एक दिन का वाई रुपीज़ लग रहा है, 2 डेज का हो जाएगा 2 वाई, 3 डेज के लिए 3 वाई, 4 डेज के लिए 4 वाई, सिमिलरली 10 डेज के लिए हो जाएगा 10 वाई। तो एडमिशन चार्ज उसने पे किया होगा एक्स रुपीज़, उसके बाद उसने 10 डेज के लिए बुक अपने पास रखी तो उसका चार्ज होगा 10 वाई। और अब इसका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल इसको कितना रुपए पड़ेगा, 130 रुपीज़। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड, हम बी स्टूडेंट के लिए सोचेंगे, उसने 15 डेज तक अपने बुक को अपने पास रखा, 15 डेज रखा है। पहले तो उसने अपना एडमिशन करवाया होगा, बी स्टूडेंट ने एडमिशन कराते टाइम पर कितने रुपीज़ सबमिट करवाए, एक्स रुपीज़। फिर 15 डेज अगर इसने बुक अपने पास रखी है तो हर दिन का इसका चार्ज वाई रुपीज़ बना है, तो 15 डेज का उसका चार्ज हो जाएगा 15 वाई, और इसका जो टोटल अमाउंट इसको पे करना पड़ा है वो पे करना पड़ा है 145 रुपीज़। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे दो वेरिएबल्स में कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी वन मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लाइक सपोज कि मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाहता हूँ, तो एलिमिनेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एक्स या वाई दोनों में से जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट सेम रखना पड़ेगा। जैसे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो एक्स को मैं काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूँ या मुझे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 130 एंड एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 145। सो एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो सेम तो है, लेकिन यहाँ सिंबल जो है इन दोनों का वो भी सेम है। जब तक सिंबल दोनों का सेम रहेगा मैं काट नहीं सकता, तो मुझे अब यहाँ पर लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के थ्रू इनके सिंबल चेंज करते हैं। ये बन जाएगा नेगेटिव, अगेन नेगेटिव एंड अगेन नेगेटिव। अब हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देन 10y और माइनस का 15y, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5y इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव का नंबर बचेगा, नेगेटिव हो जाएगा 15, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और y का वैल्यू बन जाएगा 15/5, मतलब y इज इक्वल टू 3। और फिलहाल हमें y का वैल्यू मिल गया, तो अब इस y के वैल्यू को हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी भी एक में हम पुट कर देंगे। सो लाइक कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में, सो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 130, सो x प्लस 30 इज इक्वल टू 130। 30 को माइनस में ट्रांसपोज करेंगे तो हमें x का आंसर मिल जाएगा 100 रुपीज़। मतलब कि हमें पता चल गया कि एडमिशन का जो कॉस्ट है, एडमिशन का जो चार्ज है वो है 100 रुपीज़, और पर डे का जो लाइब्रेरी का को बुक रखने का जो चार्ज है वो है 3 रुपीज़ पर डे। तो एडमिशन लेते टाइम पर उसको 100 रुपीज़ सबमिट करवाने होंगे, और अगर कोई बुक इशू करवाता है तो उस बुक का पर डे का चार्ज होगा 3 रुपीज़ पर डे। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब और क्वेश्चन भी हम इससे सॉल्व करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से लेते हैं जो हमारा फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिटी के अंदर टैक्सी का फेयर है। टैक्सी का फेयर दो टाइप में लग रहा है। पहला लग रहा है उसका एक टैक्स लगता नहीं है और नॉर्मली, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि एक टैक्स है, एक मिनिमम उसने चार्ज डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से, ठीक है। तो एक तो वो लेता है फिक्स चार्ज, और एक लेता है किलोमीटर्स चलने के, जितना डिस्टेंस चलेगा उस हिसाब से जो फेयर है वो अलग लेगा।
मतलब एक तो मान लो कि वो किसी भी तरह से टैक्स ले रहा है या फिर वहाँ पर उसमें कुछ बैठने का पैसा लगा रखा है या कुछ भी, उसके बारे में हमें नहीं सोचना। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन दे रखा है हमें उसको सॉल्व करने से मतलब है, क्योंकि इस तरह का नहीं कि भाई टैक्सी में कौन सा टैक्स लगने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया कि टैक्सी वाला एक तो फिक्स चार्ज लेता है, शायद वो किसी भी तरह से मान लो कि वो टैक्स लेता है या किसी भी तरीके से, और एक लेता है वो डिस्टेंस चलने का, जितना डिस्टेंस वो चलेगा उस हिसाब से वो किराया अलग से लेगा। सो जैसे मान लेते हैं कि एक पैसेंजर बैठा है ए पैसेंजर उस टैक्सी से 10 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको ट्रेवल करता है, और उस जर्नी को ट्रेवल करने में उसको जो टोटल फेयर लगता है वो लगता है 79 रुपीज़। तो 79 रुपीज़ का चार्ज उसको देना पड़ता है ये जो पैसेंजर है उसको, और उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया था। फिर दूसरा पैसेंजर है हमारे पास में बी, और बी जो हमारा पैसेंजर है उसने ट्रेवल किया था 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया था, और इसको ट्रैवल करने में उसको जो टोटल चार्ज देना पड़ा, टोटल जो फेयर लगा उसका वो था 93 रुपीज़। तो अब मुझे बताना है कि भाई वो टैक्सी वाला जो है फिक्स चार्ज कितने रुपीज़ ले रहा है, हर एक से फिक्स चार्ज लेगा, टैक्स के तौर पर लेगा, जो चाहे आप 10 किलोमीटर चले जाओ, चाहे 50 किलोमीटर चले जाओ, चाहे 100 किलोमीटर, वो फिक्स चार्ज एक बार में बिल्कुल फिक्स होगा। जैसे वो बैठते ही टैक्सी के अंदर बैठते ही जैसे 10 रुपये पहले फिक्स कर देता है कि भाई टैक्सी के अंदर बैठे तो 10 रुपये तो आपके लगेंगे, फिर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका अलग किराया लेगा वो, ठीक है, उसी तरह से ले रहा है। तो अब मुझे पता करना है कि फिक्स चार्ज कितने रुपीज़ है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितने रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ हमें नहीं पता, तो अननोन जो चीज़ें होती है, अननोन जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कुछ वेरिएबल दे देंगे जैसे एक्स और वाई। सो लेट द फिक्स चार्ज, तो जो फिक्स चार्ज है उसको हम लेट करते हैं पहले। तो फिक्स चार्ज को हमने लेट कर लिया जैसे एक्स रुपीज़, एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर के लिए हमने चार्ज रखा है वाई रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाने की वाई रुपीज़ बोलेगा। अब जब ए पैसेंजर उस टैक्सी में बैठा है तो बैठते ही उसके एक्स रुपीज़ तो लग गए। 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस का हिसाब वाला जो है वो अलग चार्ज लगेगा। तो डिस्टेंस वाला चार्ज है वाई रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का उस हिसाब से हो जाएगा 10 वाई, तो 10 वाई तो डिस्टेंस का हो जाएगा उसका चार्ज, और एक्स रुपीज़ है उसका बैठने का या फिर फिक्स चार्ज। और अब उसको जो टोटल फेयर लगा वो लगा है 79 रुपीज़। ये बन जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि वो 12 किलोमीटर जा रहा है तो बी जो पैसेंजर है उसको भी पहले बैठने का किराया तो देना पड़ेगा एक्स रुपीज़, फिर 12 किलोमीटर जा रहा है तो 12 किलोमीटर का वाई रुपीज़ के हिसाब से बनेगा 12 वाई, और अब इसका जो टोटल फेयर है वो उसने पे किया है 93 रुपीज़। तो ये हमारे पास फिर से दो इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी वन मेथड। सो एक बार फिर से मैं यहाँ एलिमिनेशन लिखता हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी दोनों में बिल्कुल सेम है। तो x का कोएफिशिएंट सेम है तो हमें किसी से कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, बस इनका जो सिंबल है वो हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो x + 10y = 79 एंड x + 12y = 93। सिंबल हम डिफरेंट करते हैं तो उसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, x to x कैंसिल हो जाएगा। सो 10y पॉजिटिव है, 12y नेगेटिव है, सो इट बिकम्स -2y = यहाँ पर फिलहाल हमारे पास नेगेटिव बचेगा और वो भी 14 बचेगा। नेगेटिव से नेगेटिव दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 को हम डिवाइड में ट्रांसपोज करेंगे, और 14 के अंदर जब 2 का डिवाइड होगा तो y का वैल्यू बन जाएगा 7। और अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो जैसे मान लो कि मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ इन द इक्वेशन नंबर 1। सो सब्स्टिट्यूट y = 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पर मैं रखूँगा 7, तो उससे आ जाएगा x + 10 × 7
इज इक्वल टू 79। सो x प्लस 70 इज इक्वल टू 79 और यहाँ से x का वैल्यू बन जाएगा पॉजिटिव में 9। यानी हमारा जो फिक्स चार्ज हम फाइंड आउट कर रहे थे, जो टैक्सी वाला एक फिक्स चार्ज ले रहा था वो है 9 रुपीज़, और जो वो किलोमीटर के हिसाब से ले रहा था वो है 7 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज होगा 9 रुपीज़ और जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का चार्ज है वो है 7 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट किया, तो उसके लिए पहले हमें बनाना पड़ा था इन दोनों का इक्वेशन। और अब हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। कोई भी जो एक हमारा फ्रैक्शनल नंबर होता है वो बना होता है दो चीज़ों से, एक तो होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की हेल्प से ही हमारे पास में एक फ्रैक्शन बनता है। तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मैं उसमें न्यूमरेटर को अलग चीज़ लेट करूँगा, अलग वेरिएबल दूंगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको कोई डिफरेंट वेरिएबल एज्यूम करूँगा। तो फिलहाल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एज्यूम करेंगे। जैसे कि मेरे पास में एक क्वेश्चन है, लाइक वी हैव अ फ्रैक्शन के लिए हमें कंडीशंस गिवन है। इफ 1 is subtracted from the denominator, 1 subtracted from denominator of the fraction, then fraction becomes 1/2। उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में से कुछ कम किया है, न्यूमरेटर में कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं किया, तो जिसमें कुछ प्लस या माइनस करता है हमें उसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट लेना है, बाकी किसी दूसरी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, अब सेकेंड हमें इसी के अंदर कंडीशन गिवन है, इफ 188 to numerator and 2 subtracted from denominator, then fraction becomes 1। तो अगर उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस बार हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1 के इक्वल। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि वो फ्रैक्शन है कितना। सो लेट करेंगे हम फ्रैक्शन को, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। हमने फ्रैक्शन को मान लिया है x/y, जिसमें एक तरह से न्यूमरेटर को एज्यूम किया है हमने x और डिनोमिनेटर को एज्यूम किया हमने y। अब ये जैसा कहता है हमने उन दोनों कंडीशन में वैसा ही मानना है। पहला कंडीशन, पहले केस में क्या बोला कि डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने को बोला था, मैंने कर दिया। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में से, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो इस केस में हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो ठीक है, हमने इसको 1/2 के इक्वल लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x, y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1, लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 2x - y, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया है पहला इक्वेशन कंप्लीट। तो जैसे इसने कहा वैसा ही मैंने किया कि डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिनोमिनेटर मैंने एज्यूम किया था y, 1 सब्ट्रैक्ट करने को कहा तो y-1। न्यूमरेटर में से ना तो कुछ एडिशन करवाया ना सब्ट्रैक्शन, तो x को मैंने x सेम लिखा। अब कंडीशन नंबर 2, टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड करो एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो अब डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। इसने न्यूमरेटर में 1 प्लस करने को कहा, हमने x के अंदर 1 प्लस कर दिया। डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्शन करने को कहा तो हमने y के अंदर 2 सब्ट्रैक्शन कर दिया, और अब हमारा फ्रैक्शन कितना बन गया है, पॉजिटिव में 1 बन गया है। फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x+1 इज इक्वल टू y-2। लेफ्ट साइड में लाते हैं तो x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लो कि मैं इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ और मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी। उस इक्वेशन से
एक्स या वाई दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू भी लेना पड़ेगा। सो मान लो कि मैंने सेकेंड इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वाई और 3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और अब इस एक्स के वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अगर मैं 2 से वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 1 के अंदर रखना पड़ेगा और 1 से फाइंड आउट करूँगा तो उसे 2 के अंदर रखना पड़ेगा। सो नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to y minus 3 in equation number 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x के प्लेस पर y minus 3 रखेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय y minus 3 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। y की जो टर्म है वो बन जाएगा पॉजिटिव में 1, कॉन्स्टेंट बचेगा नेगेटिव में 5 इज इक्वल टू 0। तो y का हमें फिलहाल वैल्यू मिल गया है 5 और इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में 2 में या 1 में किसी में भी रख सकते हैं। सो जैसे मैं 3 में पुट करता हूँ। सो अगेन सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन में y के प्लेस पर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो x का वैल्यू बन गया पॉजिटिव में 2। मतलब हमें x और y फाइंड आउट करना था जो कि पता चल गया। x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 5 एंड द फ्रैक्शन इज 2/5। याद रखना केवल x और y को फाइंड आउट करना हमारा टारगेट नहीं था, हमें तो फाइंड आउट करना था फ्रैक्शन। तो अब हम क्वेश्चन के एंड में ये भी लिखेंगे। सो द फ्रैक्शन इज, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लिया है, सो द फ्रैक्शन इज 2/5। हमने फ्रैक्शन को फाइंड आउट किया और फ्रैक्शन है 2/5 के। तो यहाँ फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें x/y मानना है, जिसमें न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y और फिर इसी में जो भी प्लस या माइनस करने को क्वेश्चन में बोला गया है वही चीज़ हम करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट बोला कि डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया, उसमें फिर न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना। सेकंड कंडीशन बोला कि न्यूमरेटर में तो 1 प्लस करो, डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस होगा और डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट। और उसके बाद इसने बोला कि अब फ्रैक्शन 1 बन गया तो इसको 1 के इक्वल रख दो। पहले बोला था कि फ्रैक्शन 1/2 बन गया तो उसको 1/2 के इक्वल रख दो। और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो बड़े आसानी से हमें दोनों इक्वेशन मिल जाएगी और फिर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग एनी वन मेथड। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन हम छोटा सा लेते हैं जो कि हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड ही लेंगे हम। तो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि इफ 1 is added to the numerator and 3 added to denominator, then fraction becomes 1/2। अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में 3 ऐड होगा तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। ओके, कंडीशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन है इफ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। पहला तो सिचुएशन है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, डिनोमिनेटर में 3, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। सेकेंड सिचुएशन है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। सो अगेन लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो हमने फ्रैक्शन को कितना मान लिया x/y, जिसमें न्यूमरेटर का काम कर रहा है x और डिनोमिनेटर का काम कर रहा है y। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन को लेट कर लिया। तो अब जैसा कह रहा है वैसा करो। पहले सिचुएशन बोला है कि 1 added to the numerator and 3 added to denominator। तो न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया और अब हमारा फ्रैक्शन बन गया 1/2 के इक्वल। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 को 2 से करेंगे तो बन जाएगा 2x + 2। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कितना y + 3। लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 2x - y - 1 = 0। ये हमारा बनेगा पहला इक्वेशन।
और अब हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट होगा और अब फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ बनेगा 3x - 6 = y - 2। लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 3x - y - 4 = 0। एक बार फिर से हमें दोनों इक्वेशन मिल गई है। हम किसी भी एक मेथड से x और y के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसे मान लो कि मैं इस बार सॉल्व करना चाहता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिसमें x का एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है नहीं, मुझे पहले कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन y को अगर मैं देखता हूँ तो y का तो कोएफिशिएंट पहले से सेम है, मतलब y को एलिमिनेट करना कहीं ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करते हैं तो 2x - y -1 = 0 लिखो, चाहे यहाँ इक्वल में 1 लिख दो। सेकेंड इक्वेशन है 3x - y = 4। फिलहाल y के कोएफिशिएंट है तो सेम, लेकिन सिंबल डिफरेंट नहीं है, और सिंबल को डिफरेंट करने के लिए मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा -x = -3, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और x का वैल्यू मिल गया मुझे 3 के इक्वल। तो x का वैल्यू हमें 3 पता चल गया है। अब इस x के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2। सो जैसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो सब्स्टिट्यूट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ हमें x नजर आ रहा है उस x के प्लेस पर मैं 3 रखूँगा। सो 2 × 3 - y - 1 = 0, so 6 - y - 1 = 0, so 5 - y = 0 और y का वैल्यू बन गया है पॉजिटिव में 5, मतलब x का वैल्यू मुझे मिल गया है 3 और y का वैल्यू है 5। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो नाउ द फ्रैक्शन इज 3/5। तो फाइनल जो आंसर हम देंगे वो हमें x और y के लिए नहीं, पूरे फ्रैक्शन के लिए देना होगा, और फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे सो द फ्रैक्शन इज 3/5। सो फ्रैक्शन का जो इक्वेशन है वो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान था, और सॉल्यूशन के जो तरीके हैं वो तो हमने ऑलरेडी बात कर ही दिया था। ओके, अब हम हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो हमारा 2 डिजिट वाली जो नंबर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो 2 डिजिट से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। 2 डिजिट यानी जिसमें 2 डिजिट आता है, जैसे हमारे पास नंबर है 1 और 7, 17। तो 17 को हम लिखते हैं 10 + 7। जैसे 23 को बोलते हैं हम 20 + 3। जैसे ही अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन 2 डिजिट वाले नंबर का आएगा तो उसमें मैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस इन दो को लेट करूँगा। यूनिट प्लेस जैसे मैंने मान लिया है y और उसका टेंस प्लेस मैंने मान लिया है x। तो इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू को मैं xy नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि xy अगर कहीं पर भी मुझे दिखेगा तो मैं तो ये बोलूँगा कि x और y आपस में मल्टीप्लाई के अंदर है। तो जब भी मैं x और y की जगह वैल्यू रखूँगा, जैसे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो एक तरह से मैं मल्टीप्लाई करके 6 बोलूँगा। जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि वो नंबर है 23, और यहाँ अगर कोई सिंबल नहीं लगेगा फिर तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो उनको मल्टीप्लाई माना जाता है। अगर मान लो कि 173 है तो उसको क्या पढ़ेगा? 173 पढ़ोगे या फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई में पढ़ोगे? नंबर्स अगर बिना सिंबल के लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा इस तरह से माना जाएगा 173। ओके, लेकिन अगर वेरिएबल इस तरह से लिखा हुआ है x y z तो इसका मतलब है x × y × z। इसलिए वेरिएबल को नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए कुछ अलग चीज़ करनी पड़ेगी, और वो अलग चीज़ और कुछ नहीं है जो हमने 4th और 5th क्लास के अंदर पढ़ा था, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म। तो एक्सपेंडिंग फॉर्म होता है यूनिट प्लेस × 1, टेंस × 10, हंड्रेड्स × 100, थाउजेंड्स × 1000। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, इसका जो नंबर का फॉर्म है वो बन जाएगा 10x + y, क्योंकि यूनिट नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि ये नंबर 3 डिजिट का होता है, जैसे x, y और z, तो मैं यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करता, टेंस को 10 से तो 10y, और हंड्रेड्स प्लेस को 100 से, तो ये बन जाएगा 100x। तो इसका वैल्यू ही लिखा जाता। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, the sum of digits of a 2-digit number is 8.
जो 2 डिजिट का हमारा नंबर है उसके दोनों डिजिट को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 8। एंड सेकेंड कंडीशन गिवन है, द नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the order of digits is 3 more than 4 times the original number. मतलब हमने यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। हमारा एक 2 डिजिट का नंबर है और उसके दोनों डिजिट को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो दोनों डिजिट का एडिशन आएगा हमारे पास 8। जैसे 26 होता है ना, तो 26 में 2 और 6 को अलग अलग जब प्लस करोगे बिना किसी से वंस टेंस ऐसे नहीं, केवल 2 और 6 को सीधे सीधे प्लस करो तो उसका एडिशन आ जाएगा 8। वैसे यहाँ पर अगर मैंने मान लिया कि मेरा जो 2 डिजिट का नंबर है उसका यूनिट प्लेस है y, वंस प्लेस टेंस प्लेस है x, तो यहाँ डिजिट का सम डिजिट एक डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y, तो डिजिट का जो एडिशन है वो है 8 के इक्वल। ये तो बनेगा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन बोला है कि अगर इसके डिजिट का जो ऑर्डर है उसको अपोजिट कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स करने का मतलब जैसे 26 को रिवर्स कर देंगे डिजिट का ऑर्डर तो बन जाएगा 62। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैं रिवर्स करूँगा तो y मेरा वंस प्लेस था, अब ये टेंस प्लेस बन जाएगा, x टेंस प्लेस था, अब ये वंस बन जाएगा। और ऐसा अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ तो इस केस में जो हमारा ये नया नंबर बनेगा, ये नया नंबर पुराने नंबर के 4 टाइम से 3 ज़्यादा के बराबर है। मतलब इसके 4 टाइम करके अगर मैं 3 प्लस कर दूंगा ना तो उस नंबर की इक्वल आ जाएगा। तो पहले तो हम इन दोनों नंबर का वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अब डिजिट से काम नहीं चलेगा, मुझे इन नंबर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। और वैल्यू लूँगा मैं एक्सपेंडिंग फॉर्म से। एक्सपेंडिंग फॉर्म मैंने जैसे बताया, यूनिट प्लेस इंटू 1, टेंस प्लेस इंटू 10। ये तो रिवर्स वाले नंबर की वैल्यू है। और ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है, यूनिट प्लेस इंटू 1, टेंस प्लेस इंटू 10, तो 10x प्लस 1। और ओरिजिनल नंबर को मैं 4 टाइम्स करके जब 3 ऐड करता हूँ तो मेरा रिवर्स वाला नंबर बन जाता है। ऐसा मेरा सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी ऑर्डर ऑफ डिजिट अगर बदल दे, रिवर्स कर दे, तो उससे बनने वाला नया नंबर इज 3 more than 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर। वो ओरिजिनल नंबर के 4 टाइम्स से 3 ज़्यादा के बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और अब हमें इन दोनों इक्वेशन के लिए एक साथ सॉल्व करना है। सो 4 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 40x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 10y प्लस x। सबको लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो बचेगा 39x, यहाँ बन जाएगा 6y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमेंट मेथड। जैसे मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड को लूँगा तो y को एलिमिनेट करना बेटर होगा, क्योंकि y का यहाँ कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगा 6 से। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 39x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड को कुछ नहीं करना, केवल फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। और सेकेंड इक्वेशन हमें सेम लिखनी है 39x माइनस 6y, और 3 को हम राइट साइड में लिखेंगे माइनस का 3। फिलहाल साइन भी हमें चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, y का जो सिंबल है वो पहले से अलग अलग है, तो हम सीधे ऐड करेंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 45x, यहाँ से दोनों कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 45 जब डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा पॉजिटिव में 1, और x का वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी भी एक में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 प्लस y इज इक्वल टू 8, और यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा पॉजिटिव में 7। तो हमें x का वैल्यू 1 मिल गया है, y का वैल्यू 7। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो तो है 7, और जो टेंस प्लेस है वो है हमारे पास 1। मतलब अगर इसका वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा तो लिखूंगा मैं 17, या फिर कह सकते हो कि यूनिट प्लेस इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस इंटू 10। तो
10 + 7 यानी ओरिजिनल जो हमें नंबर फाइंड आउट करना था वो नंबर बन जाएगा 17 के इक्वल। सो यहाँ लिखेंगे सो द नंबर इज 17, सो द नंबर इज 17, और ये हमें फाइंड आउट करना था। तो इस लेक्चर में हमने 3 तरह के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है उनके बारे में पढ़ा था। पहला था हमारा फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड जो हमने किया वो था हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो हमने थर्ड कंप्लीट किया वो था हमारा 2 डिजिट वाले नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास जिनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।